चलिए फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो पर्यावरण के मुद्दे चैप्टर में जो टॉपिक बचा है उस टॉपिक को हम आज कवर करेंगे। तो हमारा अगला टॉपिक है ठोस अपशिष्ट। तो ठोस अपशिष्ट में वे सभी चीजें सम्मिलित होती हैं जो कूड़ा कचरा में फेंक दी जाती हैं। और नगर पालिका के ठोस अपशिष्ट में घरों, कार्यालयों, भंडारों, विद्यालयों आदि से रद्दी में फेंकी गई सभी चीजें आती हैं। और इस ठोस अपशिष्ट में जो महत्वपूर्ण बात है कि यह है कि ठोस अपशिष्ट में आमतौर पर कागज, खाद्य अपशिष्ट, कांच, धातु, रबड़, चमड़ा, वस्त्र आदि होते हैं। और ठोस अपशिष्ट को जलाने से इसके आयतन में कमी आती है, यानी कि वो जो बहुत सारा ठोस अपशिष्ट जो होता है वह जलकर कम मात्रा में हो जाता है, उसके आयतन में कमी आती है। लेकिन सामान्यतः यह पूरी तरह से नहीं जलता है और इसको खुले में फेंकने से यह चूहों और मक्खियों के लिए प्रजनन स्थल का कार्य करता है। इसके अलावा हमें जो और जानना है कि ठोस अपशिष्ट के अंतर्गत ही एक होता है सैनिटरी लैंडफिल्स। यह खुले स्थान में जलाकर ढेर लगाने के बदले अपनाया गया था। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि ठोस अपशिष्टों को खुले स्थान में जलाकर ढेर लगाने के बदले कौन सा तरीका अपनाया गया था, तो उसका आंसर होगा सैनिटरी लैंडफिल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और इसके बारे में, सैनिटरी लैंडफिल्स के बारे में और आगे जानते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि सैनिटरी लैंडफिल्स में अपशिष्ट को कंपनसेशन के बाद गड्ढा या खाई में डाला जाता है और प्रतिदिन धूल मिट्टी से ढक दिया जाता है। यह मतलब यही बस जानना है आपको सैनिटरी लैंडफिल्स के बारे में। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर बताया गया है कि वास्तव में लैंडफिल्स कोई अच्छा हल नहीं है, क्योंकि खासकर महानगरों में कचरा इतना अधिक होने लगा है कि यह स्थल भी भर जाते हैं। अब आपसे एग्जाम में यह क्वेश्चन आ सकता है कि सैनिटरी लैंडफिल्स अच्छा विकल्प क्यों नहीं है, तो इसका कारण आप यह दे सकते हैं कि महानगरों में कचरा बहुत ज्यादा होने लगा है और ये सैनिटरी लैंडफिल्स अपर्याप्त हो जाते हैं, मतलब वो कचरे को पूरा खत्म करने के लिए पर्याप्त नहीं होते। इसके अलावा जो दूसरा जो महत्वपूर्ण जो बात है कि सैनिटरी लैंडफिल्स अच्छा हल नहीं है कि इन लैंडफिल्स से रसायनों के रिसाव का खतरा होता है जो कि भौम जल संसाधन को प्रदूषित करता है, मतलब जो भूमि में जो जल होता है उसको प्रदूषित करता है। यही दोनों चीजें हैं जो आपको सैनिटरी लैंडफिल्स के बारे में क्या क्या याद रखनी है। सैनिटरी लैंडफिल्स ठोस अपशिष्ट को खुले इस स्थान में जलाकर ढेर लगाने के बदले अपनाया गया था। और इसके अलावा सैनिटरी लैंडफिल्स अच्छा विकल्प क्यों नहीं है, तो इसके दो कारण हो गए। महानगरों में कचरा बहुत ज्यादा हो रहा है जिसके लिए ये सैनिटरी लैंडफिल्स पर्याप्त नहीं है, और दूसरा ये कि इनसे रसायनों को रिसाव का खतरा रहता है जो कि भौम जल को प्रदूषित करता है। और चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आगे हमें बताया गया है कि इन सब का एकमात्र हल है कि पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति हम सभी को अधिक संवेदनशील होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, हमें पर्यावरणीय मुद्दे को प्रति संवेदनशील होना चाहिए। और बताया गया है कि हम जो कचरा उत्पन्न करते हैं वो 3 श्रेणियों में वर्गीकृत होता है। पहला बायोडिग्रेडेबल, और दूसरा पुनर्चक्रण योग्य, और तीसरा जैव निम्नीकरणीय अयोग्य, मतलब जो जैव निम्नीकृत नहीं होता। और इन सब में महत्वपूर्ण है कि उत्पन्न सभी कचरे की छटाई की जाए जिससे कचरे का प्रयोग पुनर्चक्रण में किया जा सके। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। और चलिए बढ़ते हैं सीधे आगे। तो हमें आगे पढ़ना है प्लास्टिक उपचार के संबंधी अध्ययन। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात बताया गया है कि अहमद खान जो कि बेंगलोर में प्लास्टिक की बोरी का उत्पादन करता है, ने प्लास्टिक अपशिष्ट की लगातार बढ़ती हुई समस्या का एक आदर्श हल ढूंढ निकाला।
पिछले 20 वर्षों से प्लास्टिक की बोरियां बना रहे हैं और उन्होंने लगभग 8 साल पहले यह महसूस किया कि प्लास्टिक अपशिष्ट वास्तविक एक समस्या है। तो अहमद खान जी की कंपनी ने पुनःचक्रित परिवर्तित प्लास्टिक का पॉलीब्लेंड नामक एक महीन पाउडर तैयार किया। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि अहमद खान जी की कंपनी ने पुनःचक्रित परिवर्तित प्लास्टिक का महीन पाउडर तैयार किया गया जिसका क्या नाम है, तो उसका नाम है पॉलीब्लेंड। और इस पॉलीब्लेंड का अगर हम बिटुमिन के साथ मिश्रित करके इसका प्रयोग सड़क बनाने के लिए करते हैं तो इसके बहुत से फायदे हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। और आगे हमें बताया जा रहा है कि अहमद खान ने आरवी इंजीनियरिंग कॉलेज और बेंगलोर सिटी कॉरपोरेशन के सहयोग से बिटुमेन और पॉलीब्लेंड के मिश्रण का प्रयोग सड़क बनाने समय किया। तो उन्होंने पाया कि बिटुमेन का जल विकर्षक गुण बढ़ गया और इसके कारण सड़क की आयु लगभग 3 गुना अधिक हो गई। तो पॉलीब्लेंड को बिटुमिन के साथ मिलाने का यह फायदा है कि पॉलीब्लेंड को बिटुमिन के साथ मिलाने से बिटुमेन का जल रिपेलेंट गुण बढ़ गया और इसके कारण सड़क की आयु 3 गुनी हो गई। और यहाँ पर याद रखने योग्य बात यह है कि अहमद खान ने पॉलीब्लेंड को किसकी सहायता से मतलब तैयार करने में किसने सहायता की, तो वो है आरवी इंजीनियरिंग कॉलेज और बेंगलोर सिटी कॉरपोरेशन। अब धीरे धीरे पॉलीब्लेंड बनाने के लिए प्लास्टिक का उपयोग होता गया जिससे पॉलीब्लेंड बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में किसी प्लास्टिक फिल्म का प्रयोग किया जाता है। अब प्लास्टिक अपशिष्ट के लिए कचरा चुनने वालों को पहले दिया जाता था 40 पैसे प्रति किलोग्राम, लेकिन अब उनको दिए जाने लगा 6 रुपये प्रति किलोग्राम। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो हमें आगे बताया गया है कि खान की तकनीक का प्रयोग करके 2002 तक लगभग 40 किलोमीटर सड़क का निर्माण हो गया है। और यहाँ पर मतलब अहमद खान जी को धन्यवाद दिया गया है कि उनके तकनीक के कारण हम प्लास्टिक के दम घोंटू प्रभाव से अपने आप को अब थोड़ी मात्रा में बचा सकते हैं। अब आगे हमें बताया जा रहा है अस्पताल के अपशिष्ट के बारे में। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अस्पताल से खतरनाक अपशिष्ट निकलते हैं जिनमें विसंक्रामक, डिसइंफेक्टेंट और हानिकारक रसायन और रोगजनक सूक्ष्मजीव भी होते हैं। बिल्कुल सही बात है। और इस प्रकार के अपशिष्ट की सावधानीपूर्वक उपचार और निपटान की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही बात है। अब हमें जो यहाँ पर याद रखने योग्य बात यह है कि यह महत्वपूर्ण बात है कि अस्पताल के अपशिष्ट के निपटान के लिए भस्मक यानी इंसॉनेटर का प्रयोग अत्यंत आवश्यक है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन यह आएगा कि अस्पताल के अपशिष्ट के निपटान के लिए किसका प्रयोग अत्यंत आवश्यक है, तो उसका आंसर होगा भस्मक यानी इंसिनेटर का उपयोग आवश्यक होता है। और चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आगे हमें बताया जा रहा है कि ऐसे कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक सामान जो मरम्मत के लायक नहीं रह जाते हैं उन्हें ई वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट कहलाते हैं। अब यह बताया जा रहा है कि ई अपशिष्ट को लैंडफिल्स में गाड़ दिया जाता है या जलाकर भस्म कर दिया जाता है। तो ई अपशिष्ट को या तो लैंडफिल्स में गाड़ देते हैं या उसको जलाकर भस्म कर देते हैं। लेकिन जो विकसित देश जैसे जापान, अमेरिका इत्यादि में उत्पादित ई अपशिष्ट का आधे से अधिक भाग विकासशील देशों जैसे कि खासकर चीन, भारत, पाकिस्तान में निर्यात किया जाता है। जबकि इसमें ई अपशिष्ट में कौन कौन से धातु हो सकते हैं, जैसे ई अपशिष्ट में तांबा, लोहा, सिलिकॉन, निकल और स्वर्ण जैसे धातु ई अपशिष्ट से पुनःचक्रण द्वारा प्राप्त किया जाता है। और यह बताया जा रहा है कि विकसित देशों में ई अपशिष्ट के पुनर्चक्रण की सुविधा उपलब्ध है। तो आपसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्न में से किस देश में ई अपशिष्ट के पुनर्चक्रण की सुविधा उपलब्ध है। तो आपको पता होना चाहिए कि विकसित देश में यह सुविधा उपलब्ध है, जैसे कि
जापान और अमेरिका और चीन, भारत और पाकिस्तान इसकी पुनः चक्रण की सुविधा उपलब्ध नहीं है। लेकिन विकासशील जैसे भारत में यह विकासशील देशों में यह कार्य प्राय हाथ से किया जाता है। इस कार्य से जुड़े कर्मियों पर ई अपशिष्ट में मौजूद विषैले पदार्थों का प्रभाव पड़ता है और यह बताया जा रहा है कि ई अपशिष्ट के उपचार का एकमात्र हल पुनःचक्रण है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं कि ई अपशिष्ट के उपचार का एकमात्र हल क्या है, तो वह है पुनःचक्रण। वह भी कब, जब इसे पर्यावरण हितैषी अनुकूल तरीके से किया जाए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला टॉपिक है कृषि रसायन और उसके प्रभाव। तो यहाँ पर हमें जानना यह है कि अब हम देखते हैं कि वर्तमान परिस्थिति में किसान अधिक फसल लेने के चक्कर में इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, पीड़कनाशी, शाकनाशी, कवकनाशी का प्रयोग करता है। ये जो शाकनाशी, कवकनाशी, पीड़कनाशी होते हैं ये अलक्ष्य जीव यानी नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म को जो कि मृदा के महत्वपूर्ण घटक हैं के लिए विषैले होते हैं और इनको प्रभावित करते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए और खेत के लिए भी अच्छा नहीं है। और इन सब के उपयोग, रासायनिक खाद के उपयोग के कारण भी सुपोषण होता है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा टॉपिक है जैव खेती। तो यहाँ पर हमारा अगला टॉपिक है जैव खेती एक अध्ययन। तो इसमें आपको ये याद रखना है कि एकीकृत जैव खेती चक्रीय एवं शून्य अपशिष्ट जीरो वेस्ट वाली है। तो एकीकृत जैव खेती चक्रीय एवं शून्य अपशिष्ट जीरो वेस्ट वाली है। इसको किसके द्वारा दिया गया, तो यह रमेश चंद्र डागर द्वारा दिया गया, जो कि सोनीपत हरियाणा का किसान है। और इन्होंने इसमें इस प्रकार प्रक्रम अपनाए कि वह मधुमक्खी पालन, डेयरी प्रबंधन, जल संग्रहण, कंपोस्ट बनाने और कृषि का कार्य श्रृंखलाबद्ध प्रक्रमों में करता है, जो एक दूसरे को संभालते हैं। और यह एक काफी किफायती और दीर्घ उपयोगी प्रक्रम बन जाता है। उस फसल के लिए रासायनिक उर्वरक के प्रयोग की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पशुधन के उस उत्सर्ग यानी गोबर जो पशुओं के से जो उत्पन्न होता है, उससे गोबर का प्रयोग खाद के रूप में किया जाता है। इसीलिए रासायनिक खाद का उपयोग की इसमें आवश्यकता नहीं होती है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि फसल अपशिष्ट का प्रयोग कंपोस्ट बनाने के लिए किया जाता है। फसल अपशिष्ट मतलब फसल काटने के बाद जो बचता है उसका भी उपयोग कंपोस्ट बनाने के लिए किया जाता है, और जिसका प्रयोग प्राकृतिक उर्वरक के रूप में फार्म की ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया जाता है, के लिए प्राकृतिक गैस के उत्पादन में किया जाता है। यहाँ पर गोबर से और अन्य जो भी इस चीज को खाद बनाते हैं उससे मीथेन गैस निकलता है, जिसका प्रयोग ऊर्जा की आवश्यकता पूर्ति के लिए और प्राकृतिक गैस के उत्पादन में किया जाता है। अब यह बताया जाना कि इस सूचना के प्रसार और एकीकृत जैव खेती के प्रयोग में सहायता प्रदान करने के लिए किसी चीज के लिए एकीकृत जैव खेती के प्रयोग में सहायता प्रदान करने के लिए डागर ने हरियाणा किसान क्लब कल्याण बनाया है, जिसकी वर्तमान सदस्य संख्या 5000 की है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन यह आ सकता है कि हरियाणा किसान क्लब क्यों बनाया गया, तो इसका आंसर यह होगा कि एकीकृत जैव खेती के प्रयोग में सहायता प्रदान करने के लिए हरियाणा किसान क्लब का निर्माण किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पे। हमारा अगला टॉपिक है रेडियो सक्रिय अपशिष्ट। तो इसमें हमें पहले जानना है कि पहले माना जाता था कि न्यूक्लियर ऊर्जा को विद्युत उत्पादन के मामले में गैर प्रदूषक यानी प्रदूषण रहित तरीका माना जाता था, लेकिन बाद में पता चला कि न्यूक्लियर ऊर्जा के प्रयोग से दो सर्वाधिक खतरनाक अंतर्निहित समस्याएं हैं। कौन कौन सी समस्याएं हैं? जो पहली समस्या वह है आकस्मिक रिसाव। और ये आकस्मिक रिसाव कहाँ पर देखा गया था? जैसे कि 3 माइल्स आयरलैंड और चेरनोबिल में ये आकस्मिक रिसाव की घटना देखी गई थी। और इसका रेडियो सक्रिय अपशिष्ट का दूसरा जो समस्या है वह है इस रेडियो सक्रिय अपशिष्ट के सुरक्षित निपटान का है। तो ये दो समस्या है, आप इसको याद रख सकते हैं, यह भी आपसे एक एग्जाम में क्वेश्चन में आ सकता है।
और चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि रेडियो सक्रिय अपशिष्ट से निकलने वाला विकिरण जीवों के लिए बेहद नुकसानदेह होता है, क्योंकि इसके कारण उच्च दर से म्यूटेशन होता है और न्यूक्लियर अपशिष्ट विकिरण की ज़्यादा मात्रा घातक यानी जानलेवा होता है, लेकिन इसकी कम मात्रा के कारण भी कई विकार होते हैं और इससे अधिक और बार बार होने वाला विकार कैंसर है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा कि रेडियो सक्रिय विकिरणों से जीवों में बार बार और सबसे अधिक बार होने वाला रोग कौन सा है, तो उसका आंसर होगा कैंसर। और बताया जा रहा है कि इसलिए न्यूक्लियर अपशिष्ट अत्यंत प्रभावकारी प्रदूषक हैं और इसके उपचार में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। अब हमें इस रेडियो सक्रिय अपशिष्ट के निपटान या उपचार के बारे में बताया जा रहा है। तो यह बताया जा रहा है कि यह सिफारिश की गई कि परवर्ती भंडार का कार्य उचित रूप से कवचित पात्रों में चट्टानों के नीचे 500 मीटर की गहराई में पृथ्वी में गाड़ कर करनी चाहिए। यह भी इम्पोर्टेंट है कि इसका निपटान किस प्रकार किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला टॉपिक है ग्रीन हाउस प्रभाव और विश्वव्यापी उष्णता। तो हमें बताया जा रहा है कि ग्रीन हाउस प्रभाव शब्द की उत्पत्ति ऐसी परिघटना से हुई है जो पौधघर ग्रीन हाउस में होती है। आपको ग्रीन हाउस समझने के लिए सिंपल सी चीज है, यह एक बेसिकली एक कांच का घर होता है जिसमें बाहर से सूर्य का प्रकाश अंदर तो आता है लेकिन वह बाहर नहीं जाता सूर्य का प्रकाश, इसलिए अंदर का तापमान बढ़ता है और फसलों का उत्पादन अच्छा होता है। यही है ग्रीन हाउस प्रभाव। और चलिए इसके बारे में आगे और पढ़ते हैं और इसके बारे में और अधिक जानकारी लेते हैं। तो हमें जो जानकारी लेना है वह यह है कि ग्रीन हाउस प्रभाव प्राकृतिक रूप से होने वाला घटना है। क्या याद करना है? ग्रीन हाउस प्रभाव प्राकृतिक रूप से होने वाला घटना है जिसके कारण पृथ्वी का सतह और वायुमंडल गर्म होता है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव प्राकृतिक रूप से होने वाला घटना है जिसके कारण पृथ्वी की सतह और वायुमंडल गर्म हो जाता है। और यहाँ पर एक चौंकाने वाली बात यह है कि यदि ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं होता तो आज पृथ्वी की सतह का औसत तापमान 15 सेंटीग्रेड रहने के बजाय -18 सेंटीग्रेड से नीचे रहता। तो यहाँ पर हमें इनडायरेक्टली यह बताया गया है कि अभी वर्तमान में पृथ्वी की सतह का औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है और यदि ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं होता तो यह कितना होता, तो यह होगा 18 डिग्री सेल्सियस। ये दोनों डाटा आप याद कर सकते हैं, यह भी महत्वपूर्ण है। और चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आगे हमें बताया गया है कि ग्रीन हाउस प्रभाव को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि सबसे बाहरी वायुमंडल में पहुंचने वाली ऊर्जा का क्या होता है। तो जिस सौर ऊर्जा का पृथ्वी की ओर आने वाले सौर ऊर्जा विकिरण का लगभग 1/4 यानी 1/4 भाग बादलों और गैसों से परावर्तित हो जाता है और इसका दूसरा 1/4 भाग वायुमंडलीय गैसों द्वारा अवशोषित हो जाता है और इसका लगभग आधा भाग सौर विकिरण पृथ्वी की सतह पर पड़ता है और उसे गर्म करता है। तो आप ये याद रख सकते हैं कि सूर्य से आने वाले पृथ्वी पर सौर विकिरण का 1/4 भाग बादलों और गैसों से परिवर्तित होता है, दूसरा 1/4 भाग वायुमंडलीय गैसों द्वारा अवशोषित होता है और इसका लगभग आधा इनकमिंग भाग पृथ्वी की सतह पर पड़ता है और उसे गर्म करता है। और आगे बताया गया है कि इसका इंफ्रारेड रेडिएशन कुछ भाग परावर्तित होकर लौट जाता है। अब यहाँ पर यह महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि पृथ्वी की सतह अंतरिक्ष में अवरक्त विकिरण के रूप में हीट उत्सर्जित करती है। पृथ्वी की सतह अवरक्त विकिरण के रूप में ऊष्मा को उत्सर्जित करती है, लेकिन इसका बहुत ही टाइनी यानी छोटा सा भाग ही अंतरिक्ष में जाता है क्योंकि इसका अधिकांश भाग वायुमंडलीय गैसों यानी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जल वाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा अवशोषित हो जाता है और इन गैसों के अणु मॉलिक्यूल्स हीट ऊष्मा ऊर्जा को विकिरित करते हैं और इसका अधिकतर भाग पृथ्वी की सतह पर पुनः
पुनः आ जाता है। यानी यह बताया जा रहा है कि पृथ्वी की सतह से जो जो ऊष्मा जो रिफ्लेक्ट होकर जाता है उसको इन कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन जैसी गैसों के अणु अवशोषित कर लेते हैं और उसको फिर ये ऊर्जा के रूप में ही विकिरित करते हैं, जिससे पृथ्वी फिर से गर्म होती है। और यह चक्र अनेकों बार होता है, लगातार चलते रहता है, जिसके कारण पृथ्वी का निम्नतर वायुमंडल गर्म होता रहता है। और यह बताया जा रहा है कि ऊपर वर्णित गैसों को आमतौर पर ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। तो ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन से आ गए? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जल वाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और इन्हें ग्रीन हाउस गैस कहते क्यों हैं? क्योंकि भाई इनके कारण ग्रीन हाउस प्रभाव होता है, इसलिए इनको ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर एक चित्र देख लेते हैं। चित्र में दिखाया गया है कि विश्वव्यापी उष्णता यानी ग्लोबल वार्मिंग में ग्रीन हाउस गैसों का योगदान, तो सबसे ज्यादा योगदान होता है 60% कार्बन डाइऑक्साइड, 20% मीथेन, 14% सीएफसी और 6% नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड का योगदान होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आगे बताया गया है कि ग्रीन हाउस गैसों के स्तर में वृद्धि होने के कारण पृथ्वी की सतह का ताप काफी बढ़ जाता है। सही बात है। और पृथ्वी का ताप बढ़ने के कारण ही विश्वव्यापी उष्णता यानी कि ग्लोबल वार्मिंग होती है। और बताया जा रहा है कि गत शताब्दी मतलब इसी शताब्दी में पृथ्वी के तापमान में 0.6 सेंटीग्रेड की वृद्धि हुई है। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि गत शताब्दी में पृथ्वी के तापमान में विश्वव्यापी उष्णता के कारण कितनी डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हुई? तो उसका आंसर होगा 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसमें बताया जा रहा है कि अधिकतर वृद्धि पिछले 3 दशकों यानी पिछले 30 सालों में हुई है। और यह बताया जा रहा है कि एक सुझाव के अनुसार सन 2100 तक विश्व का तापमान 1.4 से 5.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ सकता है। यह भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि सन 2100 तक विश्व का तापमान कितने डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ सकता है? तो उसका आंसर होगा 1.4 से 5.8 सेंटीग्रेड तक बढ़ सकता है। और इसके तापमान बढ़ने के कारण वैज्ञानिकों का मानना है कि तापमान में इस वृद्धि से पर्यावरण में हानिकारक परिवर्तन होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप विचित्र जलवायु परिवर्तन जैसे E1 तीनों प्रभाव होते हैं। इसके फलस्वरूप ध्रुवीय टीम टोपियों और अन्य जगहों जैसे हिमालय की हिम चोटियों का बर्फ पिघलेगा। इसके कारण जल का स्तर बढ़ेगा और समुद्र तल का स्तर बढ़ने से जो समुद्र तटीय इलाके, जो समुद्र के पास में जो क्षेत्र है, वह जलमग्न हो जाएगा। और अभी भी इसका जो विश्वव्यापी उष्णता है इसका सक्रिय अनुसंधान का विषय है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो हमें बताया गया कि हम विश्वव्यापी उष्णता को किस प्रकार नियंत्रित कर सकते हैं। तो इसका नियंत्रित करने का उपाय है कि जीवाश्म ईंधन का प्रयोग कम करना, ऊर्जा दक्षता में सुधार करना, वनोन्मूलन को कम करना, वृक्षारोपण और मनुष्य की बढ़ती जनसंख्या को कम करना। तो यह भी आपसे एग्जाम में आ सकते हैं कि विश्वव्यापी उष्णता को किस प्रकार नियंत्रित कर सकते हैं। तो आप ये चारों ऑप्शन याद रख सकते हैं। और यह भी बताया जा रहा है कि ग्रीन हाउस गैसों के उस उत्सर्जन को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास भी किए जा रहे हैं। और चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला टॉपिक है समताप मंडल में ओजोन अवक्षय। अब बताया जा रहा है कि हमने केमिस्ट्री में अपने कक्षा 11वीं केमिस्ट्री के पुस्तक में पढ़ा है खराब ओजोन के बारे में पढ़ा है, जो कि ट्रोपोस्फीयर निम्नतर वायुमंडल में बनता है, जिससे पौधों और प्राणियों को नुकसान होता है। और वायुमंडल में अच्छा ओजोन भी होता है, जो कि समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। और यह जो अपना समताप मंडल में जो ओजोन होता है, वो यह सूर्य से आने वाले पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाले कवच का कार्य करता है। और यह बताया जा रहा है कि सजीवों के डीएनए और प्रोटीन खासकर पराबैंगनी यूवी किरण को अवशोषित करते हैं और इसकी उच्च ऊर्जा इन अणुओं के रासायनिक आबंध केमिकल बॉन्ड को भंग कर देते हैं। इस प्रकार पराबैंगनी किरणें सजीवों के लिए बेहद हानिकारक हैं। और यह बताया जा रहा है हमें डॉप्सन यूनिट के बारे में बताया जा रहा है। तो डॉप्सन यूनिट बेसिकली है क्या? वायुमंडल के निचले भाग से लेकर शिखर तक वायु स्तंभ में ओजोन की मोटाई डॉप्सन यूनिट में मापी जाती है।
यह भी याद कर सकते हैं, यह भी महत्वपूर्ण है। और हमें आगे यह बताया जा रहा है कि ओजोन का निर्माण कैसे होता है। तो ओजोन का निर्माण इस प्रकार होता है कि आणविक ऑक्सीजन पर पराबैंगनी विकिरणों की क्रिया के फल स्वरूप ओजोन गैस सतत बनती रहती है। तो पराबैंगनी की विकिरणों के कारण ही ओजोन का निर्माण होता है और यही इसको खत्म भी करता है। और बताया जा रहा है कि समताप मंडल में इसका आणविक ऑक्सीजन में निम्नीकरण भी होता है और समताप मंडल में बनता भी है, इसका निम्नीकरण भी होता है। इसके अलावा समताप मंडल में ओजोन के उत्पादन और अवक्षय, लेकिन समताप मंडल में इसके बनने और खत्म होने में संतुलन होता है। लेकिन हाल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC के द्वारा ओजोन का निम्नीकरण मतलब उसका अपघटी ज्यादा हो रहा है, बन कम रहा है, इसलिए इसका संतुलन बिगड़ गया है और वायुमंडल के निचले भाग में उत्सर्जित CFC ऊपर की ओर मतलब नीचे हमारे एयर कंडीशनर और अन्य AC वगैरह से जो CFC निकलता है वह ऊपर की ओर जाता है और यह समताप मंडल में पहुंचता है और समताप मंडल में पराबैंगनी किरणें उस पर कार्य करती हैं, जिसके कारण क्लोरीन का परमाणु रिलीज होता है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्लोरीन का परमाणु किसके कारण रिलीज होता है। तो वह पराबैंगनी किरणों की कार्य के कारण, पराबैंगनी किरणों के कार्य के कारण क्लोरीन परमाणु रिलीज होता है। अब क्लोरीन परमाणु के कारण ओजोन का निम्नीकरण होता है, जिसके कारण आणविक ऑक्सीजन का मोचन होता है और इस अभिक्रिया में क्लोरीन परमाणु का उपभोग नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यह सिर्फ उत्प्रेरक का कार्य करता है। इसलिए समताप मंडल में जो भी क्लोरोफ्लोरो जुड़ते हैं उनका ओजोन स्तर पर स्थायी और सतत प्रभाव होता है। और यद्यपि समताप मंडल में ओजोन का अवक्षय विस्तृत रूप से होता रहता है, लेकिन ओजोन का अवक्षय तो होता है, लेकिन यह अवक्षय खास करके अवक्षय एंटार्क्टिका क्षेत्र में खासकर विशेष रूप से अधिक होता है। इसलिए यहाँ काफी बड़े क्षेत्र में ओजोन की परत पतली हो गई है और जिसे ही ओजोन छिद्र कहा जाता है। हमें ओजोन छिद्र के बारे में और जो जानना है तो वो यह बताया गया है कि ओजोन छिद्र जो है वह प्रति वर्ष अगस्त के उत्तरार्ध यानी अगस्त के अंत और अक्टूबर के प्रारंभ में ओजोन छिद्र बनता है। यह बात इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रख सकते हैं। और चलिए बढ़ते हैं आगे। तो हमें आगे यह बताया जा रहा है कि पराबैंगनी बी यानी UVB किरण के अपेक्षा छोटे वेवलेंथ वाले पराबैंगनी विकिरण पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा पूरा अवशोषित हो जाता है, बशर्ते, लेकिन शर्त क्या है इसके लिए, ओजोन स्तर ज्यों का त्यों रहे। लेकिन UVB विकिरण DNA को क्षतिग्रस्त करता है और म्यूटेशन हो सकता है DNA में। इसके कारण UVB के कारण क्या क्या हो सकता है? तो UVB के कारण त्वचा में बुढ़ापे के लक्षण दिखते हैं, इसकी कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो सकती हैं, विविध प्रकार के त्वचा कैंसर हो सकते हैं। और यह महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे आंख का स्वच्छ मंडल यानी कार्निया, हमारे आंख का कार्निया UVB विकिरण को अवशोषित करता है। यह महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप इसे भी याद रख सकते हैं। और बताया जा रहा है कि इसकी उच्च मात्रा के कारण, UVB की उच्च मात्रा के कारण कार्निया का शोथ होता है। किसका शोथ होता है? कार्निया का शोथ होता है, जिसे हम हिम अंधता, स्नोमाइलेंस यानी मोतियाबिंद कहा जाता है। और इसके उद्भासन से स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो सकता है, यानी कार्निया इसके स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो सकता है इसके कारण। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बताया जा रहा है कि ओजोन अवक्षय के हानिकारक प्रभाव को देखते हुए 1987 में मॉन्ट्रियल यानी कनाडा में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर हुआ, जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा गया। और यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1989 से प्रभावी हुई। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बना कब? 1987 में। प्रभावी कब हुई? 1989 से। यह इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी याद रख सकते हैं। और इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किया क्या गया, तो इसमें ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों के उत्सर्जन पर नियंत्रण के लिए और बाद में कई अधिक प्रयास किए गए और प्रोटोकॉल विकसित की गई और विकासशील देशों के लिए एक अलग दिशा निर्देश जोड़े गए। और इसमें
सीएफसी और अन्य ओजोन अवक्षयकारी रसायनों के उस उत्सर्जन को कम किया गया। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला टॉपिक है संसाधन के अनुचित प्रयोग और अनुचित अनुरक्षण द्वारा निम्नीकरण। तो चलिए बढ़ते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों का निम्नीकरण न केवल प्रदूषकों की क्रिया के कारण होता है, बल्कि संसाधनों के उपयोग के अनुचित तरीके मतलब गलत तरीके से उपयोग करने के कारण भी होता है। तो हमें यहाँ पर बताया जा रहा है मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण। तो बताया जा रहा है कि सबसे ऊपरी मृदा के उर्वर होने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, बहुत सैकड़ों वर्षों में ही मृदा का ऊपरी स्तर बनता है। लेकिन मनुष्य के क्रियाकलाप जैसे अधिक खेती करने, अबाधित चराई, वनोन्मूलन और सिंचाई के घटिया तरीकों के कारण यह शीर्ष काफी आसानी से हटाया जा सकता है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन यह आ सकता है कि मृदा का ऊपरी परत किसके कारण आसानी से हट जाता है या वह नष्ट हो जाता है। तो इसका आंसर होगा मनुष्य के क्रियाकलाप जैसे कि अधिक खेती करने, अबाधित चराई, वनोन्मूलन और सिंचाई के घटिया कारणों के कारण यह स्तर काफी आसानी से हटाया जा सकता है। और इस स्तर के हटने के कारण होता क्या है, शुष्क भूमि खंड बन जाते हैं। शुष्क भूमि खंड बन जाते हैं जिसके कारण यह शुष्क भूमि खंड कालांतर यानी आने वाले 15-20 सालों में यह भूमि खंड जब आपस में जुड़ते हैं तो यह मरुस्थल का निर्माण कर देते हैं। और यह बताया जा रहा है कि पूरे विश्व में यह माना जाता है कि मरुस्थलीकरण खासकर बढ़ते हुए नगरीकरण के कारण आजकल एक मुख्य समस्या है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन यह आ सकते हैं कि मरुस्थलीकरण आखिर किसके कारण एक मुख्य समस्या है। तो इसका आंसर होगा बढ़ते हुए नगरीकरण, शहरीकरण के कारण मरुस्थलीकरण एक आजकल मुख्य समस्या है। और चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आगे हमें पढ़ना है जलाक्रांति और मृदा लवणता। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो हमें इसके बारे में बताया गया है कि जल के उचित निकास के बिना सिंचाई के कारण जलाक्रांति वाटर लॉगिंग होती है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं कि वाटर लॉगिंग होती क्यों है। तो यह होता है जल के उचित निकास के बिना सिंचाई के कारण जलाक्रांति वाटर लॉगिंग होती है। तो वाटर लॉगिंग करता क्या है, वाटर लॉगिंग से हमें हानि क्या है। तो वाटर लॉगिंग फसलों को प्रभावित करने के साथ साथ इससे मृदा की सतह पर लवण आ जाता है और यह लवण भूमि की सतह पर एक परपटी यानी क्रस्ट के रूप में जमा हो जाता है और यह पौधों पर एकत्रित होने लगता है। ये लवण किसके कारण होता है, यह होता है जलाक्रांति के कारण। और इस लवण की बढ़ी हुई मात्रा फसल की वृद्धि के लिए नुकसानदेह है और कृषि के लिए बेहद हानिकारक है। कृषि के लिए भी हानिकारक है, फसल की वृद्धि के लिए भी हानिकारक है। और यह बताया जा रहा है कि हरित क्रांति के कारण जलाक्रांति और लवणता जैसी समस्याएं आई हैं। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं कि हरित क्रांति के कारण निम्न में से कौन सी समस्या आई है। तो इसके कारण जल क्रांति और लवणता जैसी कुछ समस्याएं आई हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो हमारा अगला टॉपिक है वनोन्मूलन यानी वनों का उन्मूलन यानी वनों को काटना। तो यहाँ पर हमें वनोन्मूलन का परिभाषा बताया गया है कि वन प्रदेश का वन रहित क्षेत्रों में रूपांतरण करना वनोन्मूलन डिफॉरेस्टेशन कहा जाता है। कि हमें यह बताया जा रहा है कि एक आकलन के अनुसार शीतोष्ण क्षेत्र में केवल 1% वन नष्ट हुए हैं और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में 40% वन नष्ट हो गए हैं। और बताया भारत में खासकर निर्वनीकरण की वर्तमान स्थिति काफी दयनीय है। और बताया जा रहा है कि 20वीं सदी के प्रारंभ में भारत के कुल क्षेत्रफल के 30% भाग में जंगल थे, यह भी याद करना है आपको। और सदी के अंत तक यह घटकर 21.54 हो गया है। आपकी पुरानी एनसीईआरटी में लगभग 19% दिया है, जिसको आप करेक्ट करके यह 21.54% कर सकते हैं। अब यह बताया जा रहा है कि भारत की राष्ट्रीय वन नीति जो कि 1988 में आई थी, यह भी आपसे पूछ सकता है कि भारत की राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष में आई थी, 1988, जिसमें सिफारिश की गई है कि
मैदानी इलाकों में 33% जंगल होना चाहिए और पर्वतीय क्षेत्र में 67% जंगल होना चाहिए। यह भी इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी याद कर सकते हैं। और चलिए बढ़ते हैं आगे। तो हमें आगे बताया जा रहा है कि वनोन्मूलन किस प्रकार होता है। तो इसके लिए कोई एक कारण नहीं है बल्कि बहुत सारे कारण, जैसे कि बल्कि मनुष्य के कई कार्य वनोन्मूलन में सहायक होता है। जैसे वनोन्मूलन का एक मुख्य कारण, वनोन्मूलन का मुख्य कारण यह कि यह वन प्रदेश को कृषि भूमि में बदला जा रहा है, जिससे मनुष्य की बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए भोजन उपलब्ध हो सके। अब से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि वनोन्मूलन का एक मुख्य कारण क्या है। तो इसका आंसर आपको देना होगा, वन प्रदेश को कृषि भूमि में बदला जा रहा है मनुष्य की जनसंख्या का पेट भरने के लिए। इसके अलावा जो अन्य कारण है वह है वृक्ष, इमारती लकड़ी, टिम्बर, काष्ठ, ईंधन, पशु फार्म और अन्य उद्देश्यों के लिए भी वन काटे जाते हैं। इसके अलावा जो एक और महत्वपूर्ण बात वह है कि ये काटो और जलाओ यानी स्लैश बर्न कृषि, जिसे आमतौर पर भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में झूम खेती, झूम कल्टीवेशन कहा जाता है। तो कहाँ पर यह भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में झूम कल्टीवेशन कहा जाता है। इसके कारण भी वनोन्मूलन हो रहा है। काटो एवं जलाओ कृषि में कृषक जंगल के वृक्षों को काट देते हैं और पादप अवशेष, मतलब झूम खेती में पहले कृषक वहां के पेड़ को काट देते हैं, फिर उसको जलाकर उससे राख बनाते हैं और उस राख का प्रयोग खेती में खाद के रूप में करते हैं और उस भूमि का उपयोग ये लोग दो तरह से करते हैं। पहला तो ये उसका उपयोग दो तरह से करते हैं, खेती और चारागाह के रूप में करते हैं। चारागाह के रूप में करते हैं, यह भी याद रख सकते हैं कि किस प्रकार करते हैं। और उसके बाद वो बहुत टाइम तक उसमें से फसल लेने के बाद जब उसकी भूमि की उर्वरता समाप्त हो जाती है तब वो जगह को खाली छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं, अन्य क्षेत्र में जाकर फिर इस प्रक्रिया को दोहराते हैं। तो हमें और आगे बताया जा रहा है कि वनोन्मूलन के परिणाम क्या क्या हैं। तो इसके मुख्य प्रभाव में से एक है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ रही है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि वनोन्मूलन के मुख्य प्रभाव में से कौन सा है। तो इसका एक प्रभाव है कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ रही है, क्योंकि वृक्ष जो अपने जैवभार बायोमास की वे काफी अधिक कार्बन धारण कर सकते हैं, वनोन्मूलन के कारण नष्ट हो रहे हैं। और अन्य जो वनोन्मूलन के हानि है, जो वनोन्मूलन के कारण आवास नष्ट होने से बायोडाइवर्सिटी में कमी होती है, यह भी याद कर सकते हैं। इसके कारण हाइड्रोलिटिक साइकिल बिगड़ जाता है, मृदा का अपरदन होता है, चरम मामलों में मरुस्थलीकरण यानी मरुभूमि में परिवर्तित हो जाता है। यह सभी चीजें महत्वपूर्ण है जो वनोन्मूलन के परिणाम है, इन सभी को आपको याद रखना है, यह भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। और आगे बताया जा रहा है कि पुनर्वनीकरण यानी फिर से वन करना, रिफॉरेस्टेशन। इसमें बताया जा रहा है कि वन को फिर से लगाया जाता है इस प्रक्रिया में, जहां पहले कहीं मौजूद था बाद में उसे नष्ट कर दिया गया था। लेकिन इसमें यह महत्वपूर्ण बात आपको याद रखना है कि रिफॉरेस्टेशन करते समय उस क्षेत्र में पहले से मौजूद जैव विविधता का उचित ध्यान रखा जाता है। यह महत्वपूर्ण पॉइंट है कि उसमें रिफॉरेस्टेशन करने से पहले उस क्षेत्र में पहले से मौजूद जैव विविधता का भी उचित ध्यान रखा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के अंतिम टॉपिक पे। हमारा अंतिम टॉपिक है वन संरक्षण में लोगों की भागीदारी। तो आप इसमें याद कर सकते हैं कि 1731 में राजस्थान के राजा ने अपने मंत्री को लकड़ी का इंतजाम करने के लिए कहा और वो मंत्री अपने आदमियों के साथ एक गांव में गया जहां बिश्नोई परिवार के लोग रहते थे। और बिश्नोई परिवार की अमृता नामक एक महिला ने अद्भुत साहस का परिचय दिया और वह महिला पेड़ से चिपक कर खड़ी हो गई और उसने राजा के लोगों से कहा कि वृक्ष को काटने से पहले मुझे काटने का साहस करो। उसके वृक्ष की रक्षा के लिए उसने अपने प्राण का बलिदान दे दिया और उन्हें उसने कहा कि पेड़ को काटने से पहले मुझे काटो। तो राजा के लोगों ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और अमृता देवी को भी काट दिया। और उसके बाद उसके अमृता देवी की 3 बेटियों और बिश्नोई परिवार के सैकड़ों लोगों ने वृक्ष की रक्षा में अपने प्राण गंवा दिए। और
इतिहास में कहीं भी इस प्रकार की प्रतिबद्धता की कोई मिसाल नहीं है कि यह बहुत ही अद्भुत योगदान है, बलिदान है वृक्षों की रक्षा के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए। और जबकि पर्यावरण की रक्षा के लिए मनुष्यों ने अपना बलिदान कर दिया हो, अब इसी को देखते हुए, उनके बलिदान को देखते हुए भारत सरकार ने अमृता देवी बिश्नोई वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार देना शुरू किया है। और यह पुरस्कार किसको दिया जाता है? तो यह अमृता देवी बिश्नोई वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे व्यक्तियों या समुदायों को दिया जाता है जिन्होंने वन्य जीवों की रक्षा के लिए अद्भुत साहस और समर्पण दिखाया हो। और आगे हमें बताया जा रहा है कि हिमालय के गढ़वाल के चिपको आंदोलन के बारे में हमने सुना है। यह भी एक महत्वपूर्ण है। सन 1974 में ठेकेदार द्वारा काटे जा रहे वृक्षों की रक्षा के लिए इससे चिपकर स्थानीय महिलाओं ने काफी बहादुरी का परिचय दिया गया था और विश्व भर में लोगों ने चिपको आंदोलन की सराहना की थी। इसके यह जो चिपको आंदोलन था, चिपको आंदोलन, इसके दो नेता थे। एक थे पंडित बहुगुणा और दूसरे थे चंडी प्रसाद। इन दोनों का नाम आप याद रख सकते हैं, यह भी एग्जाम में आ सकता है। और चलिए बढ़ते हैं आगे। तो हमें आगे अब बताया जा रहा है कि स्थानीय समुदायों के भागीदारी के महत्व को महसूस करते हुए भारत सरकार ने 1980 के दशक में संयुक्त वन प्रबंधन, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट JFM लागू किया है। 1980 में संयुक्त वन प्रबंधन लागू किया गया है, जिससे कि स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर काफ़ी अच्छी तरह से वनों की रक्षा और प्रबंधन का कार्य किया जा सके और इनकी सेवा के प्रति विविध प्रकार के वनोत्पाद, फॉरेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि फल, गोंद, रबड़, दवाई इत्यादि मिलता है, इनका लाभ उठाते हैं। इस प्रकार वन का संरक्षण निर्वहनीय तरीके से किया जा सकता है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर इन्वायरमेंट इशू अपना समाप्त हुआ। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। यदि आप चाहते हैं कि मैं इसका NCERT बेस्ड प्रश्न लाऊं तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे से अच्छा चैप्टर को एक्सप्लेन करने का प्रयास करूं। और मिलते हैं अगले वीडियो में। तो अब तक के लिए धन्यवाद।